हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? सो बायोलॉजी के आज हम लास्ट चैप्टर के अंदर आ चुके हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वो भी अराउंड 2 या 3 दिन लेगा, इससे ज़्यादा जो है वो लेने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं या तो इसी वीक के अंदर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा या फिर नेक्स्ट जो डेज होगा या नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है। आई होप आप सभी जो है अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर देयर टाइप्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इस वर्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट लाइफ फॉर्म। तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाई देती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो एरिया है वो ज़्यादा बायोडाइवर्स है। थिंक लाइक जैसे कि आपने एनिमल्स की बात की, तो एनिमल एक नहीं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि कुछ फिशिश हो सकते हैं, कुछ बर्ड हो सकते हैं, कुछ रेप्टाइल हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं, कुछ जो है क्रैब हो सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। दे आर वेरी इन देयर शेप, साइज, कलर एंड डिफरेंट थिंग्स। अंदर की फिजियोलॉजी भी जो है डिफरेंट होती है, कंपोजिशन भी अलग होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बायोडाइवर्सिटी को हम यही कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी से ही है, और वैरायटी किसके अंदर? वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाएं किसके अंदर? डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि डेजर्ट में अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, वैसे प्लांट भी डिफरेंट टाइप के वहाँ पे पाए जाते हैं। इंसेक्ट देखोगे वो भी डिफरेंट टाइप के। एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर देखोगे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो आपको मिलेंगे। प्लांट भी वहाँ पे डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे, यानी कि हर जगह जो है डिफरेंसेस है। एंड वो जो डिफरेंस है वो अलग से ही दिखाई देता है कि किस चीज़ के अंदर शेप उनकी अलग मिलेगी, साइज उनका अलग मिलेगा, स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, उनका जो कलर जो है वो भी अलग मिलेगा। यानी कि they are different living organisms and these different living organisms are vary in their different characteristics features. बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है वो किसने दी थी? एडवर्ड विल्सन ने दी थी। एंड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बार तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया था, देखेंगे कौन सा वो। बायोडाइवर्सिटी को हम ऊपर से तो देख ही सकते हैं, यानी कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से वेरी करती है ये तो देखते हैं ही, लेकिन जो डाइवर्सिटी की शुरुआत है वो होती कहाँ से है? डाइवर्सिटी की शुरुआत एग्जैक्टली जीन से ही होती है। तो अगर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बनने लग रही है तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप की वहाँ पर एक स्पीसीज के अंदर जीन्स भी होगी। तो यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर वेरिएशन आने लग रहे हैं उनके अलग अलग लेवल हो सकते हैं, जिनमें से एक लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स, और डिफरेंट फॉर्म किसकी? जीन की। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ऐसी डाइवर्सिटी से है, ऐसी डाइवर्सिटी ऑफ जीन से है जो कि एक स्पीसीज के अंदर हो, जिनकी वजह से उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडप्ट जो है वो कर पाता है। अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए स्पीसीज। एंड अगर वो डिफरेंट टाइप की जीन्स अगर उनके अंदर होगी तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होंगे, और वेरिएशन अगर ज़्यादा होंगे तो अडप्टेशन ज़्यादा होगी, और अडप्टेशन ज़्यादा होगी तो उसके सर्वाइवल के चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक इसेंशियल चीज़ है, एक स्पीसीज के अंदर होनी चाहिए ताकि अपनी पॉपुलेशन को बचाए रख सके। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी ना हुई तो सिंपल सी है भाई, वो जो स्पीसीज है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई ना कोई डिजीज उसको हो जाएगी। एंड सभी का डीएनए एक जैसा ही है तो कोई अलग जो प्रोटीन जो है बनेगा नहीं। एंड अल्टीमेटली हो सकता है कि पूरी की पूरी स्पीसीज एक ही सिंगल डिजीज से ख़त्म हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी हो। किस लेवल पर? जेनेटिक लेवल के ऊपर। हम अलग अलग तरीके से ये चीज़ देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंगो है भाई, क्या मैंगो एक ही टाइप का आता है? नहीं, इंडिया के अंदर 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी है। तो आपने देखे भी होंगे, टीवी के अंदर भी आता है, कोई पहाड़ी आम है, कोई पठारी आम है, कोई जो है अलग अलग टाइप के आम जो आते हैं। राइस को देखोगे, राइस की जो हमारी जो वर्ल्ड है उसके अंदर अराउंड 50,000 वैरायटी जो है वो पाई जाती है, मतलब खाली इंडिया के अंदर। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है, एक प्लांट है
रावोल्फिया वोमिटोरिया, ये इससे केमिकल मिलता है और उस केमिकल का नाम है रेसरपाइन। रेसरपाइन को यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एंड रेसरपाइन जो हमें मिलता है रावोल्फिया वोमिटोरिया से, उसके अलग अलग वैरायटी जो है वो पाई जाती है नेचर के अंदर। एंड जो उनकी वैरायटी पाई जाती है उन डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर, किसी के अंदर तो रेसरपाइन काफ़ी ज़्यादा बनता है, किसी के अंदर उसकी क्वालिटी ज़्यादा बनती है, किसी के अंदर वो जो है डाइल्यूट बनता है, किसी के अंदर कम बनता है। तो डिफरेंट वैरायटी के अंदर जो रेसरपाइन है वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। व्हाट इट मीन्स कि ये जो डिफरेंट वैरायटी है उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तभी ऐसा जो है वो होने लग रहा है। एक दूसरा लेवल है स्पीसीज के लेवल पर। तो यानी कि अगर वैरायटी हमें दिखने लग रही है स्पीसीज के लेवल पर तो हम उसको क्या कह सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब जो ये वेरिएशन है वो दो लेवल पर देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि उस एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की स्पीसीज जो है वो पाई जाती हो। तो अगर हम बात करने लग रहे हैं कि कितने अलग अलग टाइप की स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती है, लाइक जैसे बादली गांव के अंदर 100 स्पीसीज रहती है, तो ये क्या हो गया, एक स्पीसीज रिचनेस का एक आंकड़ा हो गया, यानी कि उसकी जो है वैल्यू हो गई। ठीक है, इंडिया की लेट से 10,000 स्पीसीज या फिर 1,00,000 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, तो वो क्या हो गया, एक स्पीसीज रिचनेस की बात होगी कि यहाँ पर इतने अलग अलग टाइप की स्पीसीज जो है पाई जाती है। एक होता है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या है कि रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, यानी कि मान लिया इतनी तो स्पीसीज है, लेकिन जो ये जो स्पीसीज है इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पे है, कौन सी कम है, फिर इससे कम कौन है और इससे कम कौन है। तो यहाँ पर हम देखने लग रहे हैं कि स्पीसीज रिचनेस तो है, लेकिन कौन कितने अबंडेंट है, यानी कौन उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, कोई वहां पर सबसे कम पाई जाती है। तो अगर हम इस तरीके से देखने लग रहे हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, स्पीसीज इवननेस का। दोनों ही कंटेंट जो है जरूरी होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है एंड उनकी जो है पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा तो उसी से ही हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन स्पीसीज जो है वो खतरे में है, हो सकता है वो एक्सटिंक्शन की कगार पर हो, या फिर हो सकता है कि वो डोमिनेट करने लग रही है, तो उसको लेकर जो है कोई भी खतरा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, वेस्टर्न घाट, जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा डाइवर्स एरिया है एज कंपेयर टू दी ईस्टर्न घाट। तो वहाँ पर एम्फीबियन की जो स्पीसीज है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, यानी वेस्टर्न घाट के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। थर्ड जो लेवल है वो कौन सा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तीसरा लेवल आ गया। तो देखो, जीन से स्पीसीज पे आए और स्पीसीज से कहाँ पे जाएंगे, एक बड़े एरिया के अंदर जाएंगे। ठीक है, हमने अलग अलग लेवल पढ़े थे। जैसे सबसे पहला लेवल क्या था, ऑर्गेनिज्म का था, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन का, फिर उसके बाद में इकोसिस्टम का, फिर कम्युनिटी का, कम्युनिटी के बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद क्या आता है, बायोम। ठीक है, बायोम और जो इकोसिस्टम उसके बीच में एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया भी आता है जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं। तो यानी कि एक बड़े एरिया के अंदर अगर एक काफ़ी बड़ा एरिया है एंड वहाँ की कम्युनिटी के अंदर या फिर उस इकोसिस्टम के अंदर अगर हम स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखते हैं तो उसको क्या देते हैं, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखी जा सकती है एक ही कम्युनिटी के अंदर, या फिर बिटवीन दी कम्युनिटी भी हो सकता है, या फिर एक बड़े एरिया के अंदर भी हो सकता है। तो इसके बेस पर अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जैसे अल्फा डाइवर्सिटी, तो अल्फा डाइवर्सिटी किसको कहेंगे, जैसे कि मैं हरियाणा की बात करूं कि हरियाणा में इतनी अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो है पाई जाती है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद तो अगर मैं हरियाणा की बात करने लग रहा हूं तो इसका मतलब अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी यानी कि मैं बात करने लग रहा हूँ हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा और पंजाब में से कौन ज़्यादा डाइवर्स है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाएगा। अगर मैं बात करने लग रहा हूँ पूरे इंडिया की कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तब वहाँ पर बात होगी किसकी, गामा डाइवर्सिटी की। तो यानी कि 3 अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी हो सकती है इसी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर, एक गामा, एक बीटा और एक अल्फा डाइवर्सिटी। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी है, बट हमारी वर्ल्ड के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। तो रॉबर्ट में और उन कलीग जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया और एस्टिमेट लगाया कि हमारे वर्ल्ड के अंदर 7 मिलियन स्पीसीज होनी चाहिए।
एंड इसके ऊपर अभी की बार जो है नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एस्टिमेट जो है कितनी स्पीसीज जो है मिलनी चाहिए वर्ल्ड में, तो 7 मिलियन मिलनी चाहिए। तो 7 मिलियन का एस्टिमेट उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने रेशो निकाल ली, कुछ स्टैटिकल कंपैरिजन किए उन्होंने स्पीसीज रिचनेस के, जो कि वेल स्टडीड किए गए थे इंसेक्ट के टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। तो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो एरिया काफ़ी ज़्यादा स्टडी किए गए उनकी रेशो निकाल ली गई कि अगर ये हैबिटेट है तो इंसेक्ट कितने होंगे, फिर इसके रिलेशन में दूसरी स्पीसीज कितनी होगी और इनके रिलेशन में तीसरी स्पीसीज जो है कैसी होगी। तो इस तरीके से रेशो जो है उन्होंने निकाल लिए जो एरिया इन्होंने वेल स्टडी जो है कर रखे थे। एंड उन्हीं रेशो को इन्होंने बेस बनाते हुए एक्स्ट्रापोलाइट कर दिया पूरी अर्थ के ऊपर, प्लांट में और एनिमल में, एंड फाइनली ये डाटा जो है निकल के आया कि अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज जो है होनी चाहिए। रिमेंबर ये केवल एस्टिमेट है, हो भी सकता है इतनी मिले या फिर ना भी मिले, बट अभी तक मिली कितनी है। वेल अकॉर्डिंग टू IUCN हमें जो बायोडाइवर्सिटी अभी तक जो एस्टिमेट की गई है वो है 1.9 मिलियन स्पीसीज। अभी तक 1.9 मिलियन स्पीसीज ही हमें मिल पाई है और हमें स्पीसीज अभी नहीं मिल पाई है। क्या और स्पीसीज होगी? नहीं, बिल्कुल है। एस्टिमेट्स डू नॉट कवर बैक्टीरियल पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब वो रीज़न कौन कौन से हैं एक बार हम देखते हैं। नंबर 1 भाई, देर इज़ नो बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम टू क्लासीफाई माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया जो है वो कह सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया की क्लासीफाई अभी तक कैसे करते आने लग रहे हैं, ग्राम स्टेन और जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एंड वो किस बेस पे कि उसके पास में सेल वॉल है या नहीं। अब सेल वॉल उसके अंदर ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। अब ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर सभी की स्किन अगर सेम है तो वो उसकी जो फंक्शनलिटी है वो भी सेम होगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सेल वॉल सेम हो लेकिन फंक्शनलिटी अलग हो, तो माइक्रोब तो जो है वो अलग होना चाहिए। तो कोई ग्राम पॉजिटिव एक अच्छा तरीका नहीं है। और हमारा क्या तरीका है, और हमारा तरीका है शेप साइज़ के ऊपर हम कह देते हैं कि भाई गोल होगा तो वो कोकस होगा या फिर लंबा होगा तो वो बेसिलस होगा। अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि शेप जो है कई सारे बैक्टीरिया सेम जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें फ्लैजला के बेस पर जो है कह देते हैं कि ये ट्राइकस है, लोफोट्राइकस है या फिर एम्फीट्राइकस है, वो भी आल्सो जो है एक अच्छा तरीका जो है वो नहीं है। तो हमारे पास कोई अच्छा तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम क्लासीफाई जो है वो कर पाएँ। तो जब ये तरीका है नहीं तो फिर पॉपुलेशन का पता कैसे लगाएं। सेकंड भाई, वी आर नॉट एबल टू मेक प्योर कल्चर फॉर एवरी बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया के लिए हम जो है प्योर कल्चर जो है वो नहीं बना पाए हैं। एंड क्योंकि बैक्टीरिया जो है ग्रुप के अंदर रहते हैं एंड सभी के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन जो है वो होता है। एंड अगर सभी के अंदर वेरिएशन होता है तो सभी के लिए अलग कल्चर मीडियम जो है बनाना पड़ेगा, जो हम अभी तक कर नहीं पाए हैं। इसके अलावा देयर आर नॉट वेल एक्सेप्टेंस of molecular data of bacteria. If it is accepted, then their population must be ह्यूज। तो उनकी पॉपुलेशन की नहीं हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है हो जाएगी। तो डीएनए के लेवल पर अभी तक जो है हमने उसको क्लासीफाई जो है वो किया नहीं है। माइट भी आने वाले टाइम के अंदर कर दे, पर अभी तक जो हमने उसको जो है किया नहीं है। तो ये डिफरेंट कारण हैं जिसके द्वारा जो है हम पॉपुलेशन को अभी तक नहीं पाए हैं। इसके अलावा
डीप डाउन दी ओशियन बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसके अलावा सोइल के अंदर हो सकता है डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हो जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 7 मिलियन या फिर उससे ज़्यादा स्पीसीज जो है हो सकती है। अभी तो आप सोच सकते हैं 50% तक भी नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा भाई अगर हम डाइवर्सिटी की बात करने लग रहे हैं तो IUCN ने ये पाया है कि जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा डाइवर्स है एज कम्पेयर टू दी प्लांट्स। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 70% जो है एनिमल्स है, 22% जो है प्लांट है। तो प्लांट की डाइवर्सिटी कम है, एनिमल्स की ज़्यादा है। एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्यों है ज़्यादा? क्योंकि एनिमल्स के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन जो है ज़्यादा लगता है, दे रिक्वायर जो है मोर एनर्जी। इसके अलावा उनके अंदर अडेप्टेशन ज़्यादा होती है बिकॉज दे मूव मोर। तो ये डिफरेंट कारण है जिसके द्वारा जो है उनके अंदर जो है अडेप्टेशन जो है वो ज़्यादा होती है एंड उनके अंदर डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर ही देखें तो अगर 10 एनिमल हैं तो उनमें से अराउंड 7 जो एनिमल्स होंगे वो इंसेक्ट होंगे। यानी कि एनिमल्स के अंदर 70% जो एनिमल्स है वो एक्चुअल इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट ज़्यादा डाइवर्स होते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर एनिमल्स। अगर वर्टिब्रेट के केस में देखें तो 50% फिशेज है, यानी फिशेज की जो डाइवर्सिटी है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लैंड स्पेस है वो 2.4% है, काफ़ी कम लगता है ना। लेकिन इतने कम स्पेस के अंदर भी इसके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड की 8.1% है। तो यानी कि लैंड स्पेस हालांकि भले ही कम हो बट जो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। इसी वजह से इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्स कंट्री के अंदर भी आता है एंड इट इज़ फाउंड दैट कि इसके पास जो है 45,000 स्पीसीज जो है प्लांट की है एंड इसके दुगनी कितनी 90,000 या फिर कह सकते हैं लगभग 1 लाख स्पीसीज जो है एनिमल्स की है। एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में जो हम डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन लगता है, दे मूव, उनको जो है एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट रहती है जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा जो है उनके अंदर डाइवर्सिटी जो पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। देयर आर 2 मेन पैटर्न्स इन बायोडाइवर्सिटी। एक तो है लेटीट्यूड ग्रेडियंट। लेटीट्यूड ग्रेडियंट समझने के लिए बिल्कुल आसान सी चीज़ है। एक सिंपल सी बात सोचो भाई, अगर लाइट ज़्यादा होंगी तो मुझे ये बताओ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हो पाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लांट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर प्लांट ज़्यादा होंगे तो उसको खाने के लिए कोई ना कोई हार्बीवोर जो है वो भी ज़्यादा होगा। और अगर हार्बीवोर अगर ज़्यादा होगा तो उसके साथ में कोई ना कोई जो कार्निवोर होगा वो भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अगर ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली जो डिकम्पोज़र है वो भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वेस्ट जो है ज़्यादा एक्यूमुलेट जो है होता रहेगा। अगर मान लो लाइट अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी या ज़्यादा होगी? कम ही होगी। अगर फोटोसिंथेसिस कम होगी तो प्लांट कम ही होंगे। अगर प्लांट कम होंगे तो हार्बीवोर भी कम ही होंगे। अगर हार्बीवोर कम है तो कार्निवोर भी कम ही होंगे। और अगर ये सभी कम है तो डिकम्पोज़र भी कम ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर कितनी लाइट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वो डिटरमाइन करती है। अब जैसे हमारी अर्थ है तो हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर एक तो रीजन है जिसको बोलते हैं इक्वेटर एंड जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो जो ये ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर जो सनलाइट है वो मैक्सिमम होती है एंड जैसे ही 66.5 एंगल ऊपर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाते हैं तो यहाँ पे लाइट जो है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो कम होगी, यहाँ पे भी जो लाइट है वो कम होगी। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? टेम्परेट रीजन। तो ये भी टेम्परेट रीजन है और ये भी टेम्परेट रीजन है। तो लाइट अगर कम होगी तो मुझे ये बताओ ट्रॉपिकल रीजन वाला ज़्यादा डाइवर्स होगा या फिर जो टेम्परेट रीजन है वो ज़्यादा डाइवर्स होगा? तो लाइट यहाँ पर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डाइवर्स होगा, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होगी और यहाँ पर अगर देखें तो रिलेटिवली कम होगी। और अगर हम यहाँ पोल्स की अगर बात करते हैं तो पोल पे भी क्या होगा?
सेम पोल पे भी यही सिचुएशन है, जब वहाँ पे लाइट होगी नहीं तो प्लांट नहीं होगा, और प्लांट नहीं होगे तो एनिमल जो है वो होंगे नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यानी कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर होती है मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में जो बायोडाइवर्सिटी है वो हो जाती है यहाँ पे कम, और यहाँ पे भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी यहाँ पे हो जाती है कम। क्लियर बात है भाई? ठीक है। तो यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, साउथ पोल की तरफ जाए या फिर नॉर्थ पोल की तरफ जाए, दोनों साइड के अंदर क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। तो यही पॉइंट हमें लिखना है। ठीक है, कि जो बायोडाइवर्सिटी है इज largely depend on the sunlight. As we move from equator to poles, पोल में कोई सा भी हो सकता है, नॉर्थ या साउथ, then there will be less sunlight, hence less plant available in temperate and polar region and consumer population also reduces from equator to poles। ठीक है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी। तो बायोडाइवर्सिटी का एक पैटर्न हो गया, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाए, या नॉर्थ पोल की तरफ जाए या फिर साउथ पोल की तरफ जाए, दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होना है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम ही होनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं बर्ड पॉपुलेशन इन कोलंबिया इज 1400, बर्ड पॉपुलेशन इन न्यूयॉर्क इज कितनी है, 5। एंड जो ग्रीनलैंड है, पॉपुलेशन इन ग्रीनलैंड, तो न्यूयॉर्क लिखना था। ग्रीनलैंड के अंदर जो है और कम होती है, कितनी होती है, अराउंड 56 होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो कम होती जाने लग रही है। कम क्यों होने लग रही है? क्योंकि कोलंबिया जो है बिल्कुल इक्वेटर पे है, एंड न्यूयॉर्क जो है वो टेम्परेट रीजन के ऊपर है, और जो ग्रीनलैंड है वो बिल्कुल ऊपर, यानी जो आर्कटिक सर्कल होता है उसके पास में है, जिसकी वजह से सनलाइट वहाँ पे कम होती है। तो अल्टीमेटली जो फूड चेन के अंदर पॉपुलेशन है वो भी कम होती चली जाएगी। घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आंसर वही रहेगा कि भाई पॉपुलेशन चूँकि जो है सनलाइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, तो सनलाइट वहाँ पे कम है तो पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम है। अगर सनलाइट ज़्यादा होती तो वो भी ज़्यादा होती। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इक्वेटर का रीजन है वो ज़्यादा डाइवर्स है एज कम्पेयर टू दी टेम्परेट रीजन। इसका कोई एक ही रीज़न है या और भी रीज़न है? और भी रीज़न है भाई। तो वही हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वेटर है, या फिर हम ये कहें टेम्परेट रीजन, इज मोर डाइवर्स देन टेम्परेट रीजन। इसके कारण क्या है भाई? कारण नंबर 1 भाई, सनलाइट अवेलेबल टू ट्रॉपिकल रीजन इज मैक्सिमम। दूसरा रीजन
लेस सीजनल वेरिएशन इन ट्रॉपिकल रीजन। थर्ड क्या है, देयर वाज लेस इम्पैक्ट ऑफ आइस एज इन टेम्परेट रीजन। तो क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो 5 बार जो है ख़त्म होके दोबारा से बन चुकी है। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि एक बार कंप्लीटली जितनी भी स्पीसीज है वो ख़त्म हो चुकी है एंड फिर दोबारा से नई जो है वो आ गई है। तो जो टेम्परेट का रीजन है वहाँ पर तो 100% वो पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे बची रह गई थी, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है ज़्यादा गिरती है। तो वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होती है वो कम होती है, लेकिन जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर ज़्यादा होती है। तो आज के टाइम पे अगर टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन अगर ज़्यादा डाइवर्स है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आइस एज के टाइम पे हुई नहीं है। इसके अलावा सीजनल वेरिएशन जो है यहाँ पे कम होता है। मेनली 2 ही ऋतुएं हैं, या तो ठंड होगी या फिर गर्मी होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेट रीजन पे देखें तो वहाँ पर जो है 4 अलग से ऋतुएं जो है वो होती है। इसके अलावा सनलाइट तो ज़्यादा अवेलेबल यहाँ पे है ही, तो इसी वजह से जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो है वो होती है। ओ सॉरी भाई, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, ट्रॉपिकल रीजन लिखना था। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो ज़्यादा डाइवर्स होता है। वेरी सॉरी भाई। है हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज एरिया का रिलेशनशिप क्या है, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर हुम्बोल्ट। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो इन्होंने क्या बताया कि देर कैन बी ग्राफ कैन बी प्लॉट, और उन्होंने बनाया भी था कि जो एरिया है और जो स्पीसीज़ की रिचनेस है, स्पीसीज़ रिचनेस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीसीज़। तो अगर एरिया और स्पीसीज़ की रिचनेस को अगर हम देखें तो इसके बीच में एक रिलेशन बनता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे डिफरेंट हैबिटेट जो है डेवलप होते हैं, और जैसे जैसे डिफरेंट हैबिटेट डेवलप होते हैं स्पीसीज़ की रिचनेस ही बढ़ती है एंड धीरे धीरे करके और बढ़ती है, बट वो अप टू एक लिमिट तक बढ़ती है एंड उसके बाद जो पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ती। और उन्होंने कहा कि जो स्पीसीज़ की रिचनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a⁻z। उन्होंने इसको एक दूसरे फॉर्मूले के द्वारा भी बताया कि जो log s है वो इक्वल है log c प्लस में z log a। तो इन्होंने ये अलग फॉर्मूला जो है दिया, तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर हुम्बोल्ट, एज द एरिया increases the habitat for different species also increases, which make many niche and species richness, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज आल्सो इंक्रीज, यानी स्पीसीज की रिचनेस जो है वो भी बढ़ती है, बट अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद जो है नहीं बढ़ती। इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ between species richness and area, then we will find the relation as
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो हमें मिलता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि एस यहाँ पे क्या कंसिडर करता है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि जो एस जो है वो क्या है, जो हमारा ए क्या है, जेड क्या है, वो हम लिख लेते हैं। तो व्हाट इज़ एस? तो एस क्या है? स्पीसीज रिचनेस। उसके बाद सी क्या है? सी जो है एक कांस्टेंट है, या फिर इसको बोल लेते हैं वाई इंटरसेप्ट है, डेट इज कांस्टेंट फॉर स्पीसीज एंड एरिया। तो एरिया और स्पीसीज के लिए ये जो है कांस्टेंट होता है। जेड क्या है? जेड जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ए क्या है? ए का मतलब यहाँ पर एरिया से है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की पावर क्या है? जेड, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्पीसीज के रिचनेस की। तो इसका मतलब अगर जेड की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ए की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी, और जब ए की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीसीज की रिचनेस भी जो है वो भी बढ़ेगी। तो इसके बारे में हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जेड, सिग्निफिकेंस ऑफ जेड क्या है भाई? फॉर स्मॉलर एरिया एंड फॉर लार्जर एरिया इट्स वैल्यू इज, यानी इट्स वैल्यू इज 0.1 से 0.2 तक होती है छोटे एरिया के लिए, एंड बड़े एरिया के लिए 0.6 से 1.2 तक होती है। तो लार्जर एरिया जेड की वैल्यू ज़्यादा, और अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा तो यानी स्पीसीज़ की रिचनेस भी ज़्यादा। तो जो स्पीसीज़ रिचनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है विथ इंक्रीज फॉर दी लार्जर एरिया, यानी बड़े एरिया के लिए वो जो है ज़्यादा हो जाती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें, मैं उसका आंसर जो है पक्का दूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।